नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्या निवास मिश्र का साहित्यिक परिचय। देखिए, विद्या निवास मिश्र जी हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इनके जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के पकड़डीहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम प्रसिद्ध नारायण मिश्र था। इनकी माताजी श्रीमती गौरी देवी। शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। एमए की शिक्षा इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है वहाँ से किया। एमए संस्कृत विषय में इनका एमए इन्होंने संपन्न किया। पीएचडी की जो इनकी शिक्षा है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई। और पाणिनि को इन्होंने अपनी पीएचडी का विषय बनाया, यानी शोध का विषय क्या था? पाणिनि। तो पाणिनि पर इन्होंने शोध कार्य किया। अब इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले इन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी प्रारंभ की। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी ये नियुक्त हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के अध्यापक भी बने। संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में भी इन्होंने संस्कृत विषय को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया, अर्थात वहां पर भी इन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया। भाषा विज्ञान विद्यापीठ के ये अध्यक्ष बने और सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कार्य में जीवन पर्यंत जुटे रहे। अर्थात इनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो अध्यापन का कार्य था, अध्यापक का कार्य था। बच्चों को ज्ञान देना और विशेषकर संस्कृत से जोड़ना, इन्होंने इस कार्य में विशेष योगदान दिया है। इनका निधन 14 फरवरी 2005 में एक दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था। तो ये इनके जीवन के बारे में है। क्योंकि यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है विद्या निवास मिश्र जी की, जिसके बारे में हम जान रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो दिखने में भी कैसे लगते हैं। अब इनके साहित्य के बारे में अगर बात करें तो विद्या निवास मिश्र जी एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। अलग अलग विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करते हैं। पानी की पुकार इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इसके बाद निबंध संग्रह में अगर देखें तो चितवन की छांव है, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये हमारे सिलेबस में भी है, और कंटीली तारों के आर पार, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिसमें अनेक निबंधों को संकलित किया गया। और मुख्य रूप से ये ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी इनके जो निबंध है वो लालित्य से भरे हुए हैं, ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर कहानी की बात करें तो कहानी संग्रह है भ्रमरानंद का पचड़ा। ये जो भ्रमरानंद है ये छदम नाम है इनका, यानी इस नाम से ये कहानियों की इन्होंने रचना की है। भ्रमरानंद, छदम यानी जो छल से भरा हुआ, लोगों को नाम बताया जाए कि वास्तविक व्यक्ति कौन है और कोई नाम बदलकर लेखन कार्य किया जाए, उसे छदम नाम कहा जाता है, जो कि इनका भ्रमरानंद है। आलोचना से जुड़े हुए भी इनके ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कबीर वचनामृत, रहीम रचनावली, रस खान ग्रंथावली, ये इनके विशेष आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके साथ साथ इन्होंने राहुल सांकृत्यायन के साथ मिलकर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म पर भी अपनी लेखनी चलाई, अर्थात इस पुस्तक का रचना कार्य भी किया। और किसके साथ मिलकर किया था? राहुल सांकृत्यायन के साथ मिलकर दोनों ने ये इस पुस्तक की रचना की, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। तो ये इनके साहित्य की विशेष योगदान जो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने दिया है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें काव्य संग्रह है, निबंध है, कहानी संग्रह है और आलोचनात्मक ग्रंथ विशेष रूप से आपको याद करने हैं। इसके बाद अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें, क्योंकि ये प्रसिद्ध लेखक थे तो इनको अनेक बार पुरस्कार मिले और अनेक जगह इनको सम्मानित भी किया गया। जिसमें सबसे पहले 1987 ईस्वी में महाभारत का काव्यार्थ, ये इनकी रचना थी। इस रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1988 ईस्वी में इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया। 1996 में विश्व भारती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 1997 में भारत भारती सम्मान भी इनको दिया गया और 1998 पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 2001 में मंगला प्रसाद
पारितोषिक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो अनेक, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो अपना विशेष स्थान रखती है, तो इनको इन रचनाओं के लिए, इस लेखन कार्य के लिए बार बार पुरस्कार और सम्मान दिए गए, जिसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर इनके साहित्य की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है भारतीय संस्कृति का चित्रण। देखिए, भारत की संस्कृति से, भारत की भूमि से इनको विशेष प्रेम था, इसीलिए इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, प्राचीन जो हमारी प्रथाएं थी, जो पौराणिक प्रसंग थे, उनको विशेष रूप से अपने लेखन कार्य में शामिल किया। इन्होंने, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है वो मौलिक चिंतन का परिणाम है, इसीलिए अपने इस मौलिक चिंतन के द्वारा इन्होंने भारतीय संस्कृति का विशेष चित्रण अपने निबंधों के माध्यम से किया है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो समसामयिक समस्याएं थी उनको छोड़ दिया, बल्कि समकालीन जो लोक जीवन है और जो लोक अभाव और विसंगतियां हैं, उन समस्याओं को भी अपने लेखन में शामिल किया है। अर्थात भारतीय संस्कृति से विशेष प्रेम होने के कारण ये इनका मुख्य विषय रहा। भारत की परंपराएं, लोक संस्कृति, लोक जीवन में से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन सब का इन्होंने खुले मन से चित्रण किया है। दूसरा यहाँ पर जो हम पॉइंट लेंगे वो है बौद्धिक चिंतन। जब हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं तो इसमें कोई एक विषय नहीं है, बल्कि इनके निबंधों में समाज के गंभीर विषयों को भी स्थान दिया गया है। इन्होंने अपने जो विचारात्मक निबंध है उसमें बौद्धिक चिंतन को विशेष महत्व दिया है। वे समस्या पर गंभीरता से विचार भी करते हैं और विचार करने के साथ साथ उस समस्या के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी अपने लेखन के माध्यम से स्पष्ट इन्होंने किया है, जिससे जब जो पाठक पढ़ने वाला है वो जब उसे पढ़ता है तो वो भी उस विषय में सोचने को मजबूर हो जाता है। यानी बौद्धिक चिंतन, बुद्धि के द्वारा जो चिंतन इन्होंने किया है वो इनके लेखन की एक खास विशेषता है। तीसरा जो हम यहाँ पॉइंट ले सकते हैं वो है कवि हृदय का उद्घाटन। देखिए, जो मिश्र जी हैं, माना कि ये गद्यकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके हृदय में काव्य की भी अभिव्यक्ति इनके हृदय के माध्यम से हुई है। जो हम आपका अभी जो निबंध करेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें कुछ एक पंक्तियां हैं, मेरे राम का भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण का भीगे दुपट्टा, सीता का भीगे सिंदूरवा, यानी कुछ एक पंक्तियां हैं, लेकिन उन पंक्तियों को आधार बनाकर उन्होंने पूरे निबंध की रचना कर दी। तो इससे हमें क्या लगता है कि उनके जो विचार है वो काव्य से परिपूर्ण है, यानी काव्य उनके विचारों में झलकता है। इनके जो अन्य निबंध है, जैसे हमने इनके निबंध संग्रह हमने किए थे, कदम की फूली डाल है, चितवन की छां है, ये निबंधों के शीर्षक तो अपने आप में ही काव्यात्मक नजर आते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक गद्यकार के साथ साथ कवि का हृदय भी प्राप्त किया है। उसके बाद आता है विषयगत विविधता। देखिए, जो मिश्र जी हैं, ये किसी एक बात को लेकर नहीं चलते, बल्कि इनके जो निबंध है या इनका जो लेखन है उसमें अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाया है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा है, चाहे समाज से जुड़ा है, चाहे संस्कृति से जुड़ा है, या हमारे जो भारत भूमि से जुड़े हुए पौराणिक विषय हैं, सभी को इन्होंने अपने निबंध में शामिल किया है। ये वर्तमान समस्याओं को उठाते हैं, हाँ, नौकरशाही पर ये कटाक्ष करते हैं अपने निबंधों के माध्यम से। इसके साथ साथ जो साहित्य में गुटबंदी हो जाती है, उस गुटबंदी का भी ये खुले मन से विरोध इन्होंने किया है। जो हमारे आंचलिक ग्रामीण जीवन में जो आंचलिक त्योहार है, जो उत्सव है, उनका भी इन्होंने सुंदर चित्रण अपने निबंधों के माध्यम से किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके निबंधों में किसी एक विषय को ही मुख्य विषय नहीं माना गया, बल्कि विषयों की विविधता है, राजनीति है, समाज है, संस्कृति है, धार्मिक उत्सव है, ग्रामीण जीवन के जो उत्सव हैं, साहित्य में जो वर्तमान समय में गुटबंदी बनती जा रही थी उसका चित्रण किया है, और समसामयिक समस्याओं का गंभीरता से विवेचन अपने निबंधों में किया है। इसके बाद जो पांचवा हम पॉइंट है वो आप यहाँ पर बनाएंगे भाषा शैली। भाषा शैली, ये आप यहाँ पर पांचवा पॉइंट बनाएंगे। देखिए, वैसे तो ये संस्कृत भाषा से विशेष रूप से जुड़े रहे, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान इन्होंने खूब बांटा है अपने जीवन काल में, इसीलिए इनके लेखन में संस्कृत से जुड़े हुए संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्द हैं उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे उर्दू है, फारसी है, अंग्रेज़ी है, या आंचलिक जीवन की जो भाषाएं हैं उनका भी इन्होंने खुलकर प्रयोग अपने लेखन में किया है। इनकी जो भाषा शैली है उसमें अगर देखें तो लोकोक्ति और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है,
जो भावों की अभिव्यक्ति है वो भाषा के माध्यम से करने में ये बड़ा ही सहज अनुभव करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी हमें दुरूहता या कठिनता नज़र नहीं आती, हम सहज और सरल भाव से उनको समझ पाने में सक्षम होते हैं। फिर अगर शैली की बात करें तो इन्होंने विवरणात्मक, समीक्षात्मक निबंध विशेष रूप से लिखे हैं। विवेचनात्मक शैली भी है, संवादात्मकता भी है, व्यंग्यात्मकता भी है, और इसके साथ साथ किसी न किसी विषय पर संस्मरणात्मक शैली का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। तो ये इनकी भाषा शैली है। तो निष्कर्ष रूप से अंतिम आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, जब किसी भी क्वेश्चन का अंत करना है, उसको समापन देना है, तो आप एक लास्ट पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं निष्कर्ष। कि निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि जो मिश्र जी के निबंध है या मिश्र जी का जो साहित्य है वो आम जनता से, आम जीवन से जुड़ा हुआ एक सरस साहित्य है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से की है, जो सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम इसका निष्कर्ष निकालकर इस प्रश्न का समापन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था, ये विद्यानिवास मिश्र का जीवन और साहित्य का परिचय मैंने विस्तार से देने का यहाँ प्रयास किया है, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।